तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग आपके सिलेबस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसमें उसने भारत की फसल यानी आपको जो फसल वगैरह से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली जो क्वेश्चन जनरली आता है एग्जाम में, कौन सा राज्य जो है इस फसल उत्पादन में सर्वाधिक है, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन वहाँ पेपर में आपको देखने को मिलेगा और आप लोग उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपकी आज की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, आपका काम बन जाएगा इससे। और ल्यूसेंट की जो किताब होगी उसमें इसको क्रॉस चेक कर लेना है। ठीक है, साथ ही साथ जो मैंने आपको कल ल्यूसेंट विविध के अंदर बताया था कि कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं, उसमें मैंने आपको एक टॉपिक दिया था कि भारत में प्रमुख शोध संस्थान यानी रिसर्च सेंटर। अब जो ये फसल पैटर्न वाला है इसको यहीं ऐड कर लेना है, यानी आपको दो तरीके से फायदा होगा। सपोज मैं आपको गन्ना पढ़ा रहा हूँ तो गन्ने का कहाँ से सर्वाधिक उत्पादन होता है, किस मिट्टी में होता है, तो आप गन्ना शोध संस्थान को यहाँ ऐड कर सकते हैं वहाँ से मैच करने के बाद। जैसे चावल पढ़ाया तो चावल शोध संस्थान कहाँ है, गन्ना शोध संस्थान कहाँ है, इस टाइप से क्वेश्चन पेपर में पूछता है तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसको यहाँ लिंक कर देना। ठीक है, तो उसको इस तरीके से आप लोग लेके चलेंगे। देख लीजिए, एक मैप ड्रॉ कर लीजिए। आज मैप का ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आपको मैंने मैप ड्रॉ किया हुआ है, ज़्यादा इस चीज़ को आप लोगों ने देखना है नहीं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली चीज़ जो आती फसल में, भारत में एक तो पूछ देता वनडे एग्जाम में कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछता है। तो आपको पता होना चाहिए कि रबी की फसल के अंदर कौन कौन से आते हैं। ठीक है, जो रबी की फसल होती है वो जनरली अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोई जाती है, यानी जो अक्टूबर से नवंबर का माह होता है उसमें इसको क्या किया जाता है, बोया जाता है, अक्टूबर टू नवंबर। ठीक है, और इस फसल को जो काटने का समय है वो अपने आप में मार्च से अप्रैल है, यानी मार्च अप्रैल के बीच इसको क्या किया जाता है, काटा जाता है। ठीक है, मार्च से अप्रैल के आसपास इसको क्या किया जाता है, काट दिया जाता है, कटाई होती है इसका, काटा जाता है, लिख दो कटाई, लिख दो या काटा जाता है, जो भी लिखते हो। ठीक है, बोया और कटाई। तो रबी की फसल की विशेषता ये है कि अक्टूबर से नवंबर के बीच इसको बोई जाती है और अब मार्च से अप्रैल के बीच इसको काटा जाता है। अब क्वेश्चन जो आपसे पेपर में सामान्यतः पूछता है, इनमें से कौन सी एक रबी की फसलें हैं या कौन सी नहीं है। तो रबी की फसल के अंदर आपको नाम पता होने चाहिए कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको पहला लिखना है गेहूँ, दूसरा लिखना है जौ। तो ध्यान रखना, जो गेहूँ की फसल है वो रबी की फसल है, जौ की फसल रबी की फसल है, चना रबी की फसल है, मटर रबी की फसल है। ठीक है, मटर ये हरे मटर नहीं है। ठीक है, गेहूं, जौ, चना, मटर, इसके अलावा सरसों, सूरजमुखी और अरहर भी लिख लो। ये सब के सब क्या है अपने आप में रबी की फसल, यानी सरसों, सूरजमुखी, और अरहर भी लिख दो। इनमें से आपका काम, मैंने इकोनॉमी में भी आपको बताया था कि रबी की फसल के नाम पूछते हैं, तो ये अपने आप में क्या होगी, प्रमुख रबी की फसल होगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यानी गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, सूरजमुखी और अरहर। इसी तरीके से आपकी दूसरी जो फसल होती है उसको बोलते हैं खरीफ की फसल, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो दूसरा लिखो आप लोग खरीफ। अब खरीफ की जो फसल होती है, क्योंकि इस फसल को क्या होता है, पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सामान्यतः भारत में जैसे बरसात का टाइम है यानी जो मानसून वगैरह है उस टाइम पे भी ये फसलें उगाई जाती हैं। तो खरीफ की फसल का जो सामान्यतः समय होता है लगभग जुलाई के आसपास उसको बोया जाता है। क्या होता है, जुलाई के आसपास उसको क्या किया जाता है, बोया जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है इसको। और अब जो जैसे जुलाई में बोया जाएगा, क्योंकि ये अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जा रहा है तो कहीं ना कहीं खेत खाली चाहिए होंगे। जैसे ही ये कटाई होगी तो इसको क्या किया जाता है, मतलब जैसे ये बोया जाता है तो ये जैसे ही इसको बोया जाएगा तो इसकी कटाई होगी ताकि खेत खाली होंगे। तो इसको जो काटने का समय है लगभग कौन सा महीना है, वो अक्टूबर का मंथ है। तो इसमें आप लोग नीचे दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, अक्टूबर के आसपास को क्या किया जाता है, काटा जाता है। ठीक है, अक्टूबर के आसपास की क्या होती है, कटाई होती है। इस चीज़ को आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। यानी रबी की फसल और खरीफ की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, ये ध्यान रखना। अब इसी तरीके से जैसे आपने रबी की फसल के नाम पढ़े थे, आपको खरीफ की फसल के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी फसल आपकी खरीफ की फसल के अंदर आती है। तो इसमें भी लिख लीजिए खरीफ की फसल, सबसे इंपॉर्टेंट तो चावल ही है, चावल, उसके अलावा ज्वार, उसके अलावा बाजरा, ये सब के सब क्या हैं अपने आप में खरीफ की फसल। जैसे चावल है, ज्वार है, बाजरा है, इसके अलावा तिल, मक्का, तंबाकू सब इसी के अंदर आता है। ठीक है, तो लिख लीजिए तिल, मक्का, तंबाकू और सोयाबीन, ये भी क्या होगी अपने आप में खरीफ की फसल होगी। ठीक है, एक गन्ना भी लिख लो, मूंगफली भी लिख लीजिए, गन्ना,
और मूंगफली, गन्ना और मूंगफली। तो दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। रबी की फसल कब बोई जाती है, अक्टूबर टू नवंबर, और कब काटी जाती है, अप्रैल टू मार्च, मार्च से अप्रैल में, ठीक है। और इसके अंदर प्रमुख फसलों के नाम आपको याद रखना होगा। इसी प्रकार से जो खरीफ की फसल है वो कब बोई जाती है, जुलाई के आसपास बोई जाती है और अक्टूबर के आसपास काट दिया जाता है। और इसके अंदर प्रमुख फसल कौन कौन सी हैं आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। और तीसरा हेडिंग आपको क्या डालना है, जायद फसल है, ठीक है। इसको जल्दी से पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसमें नेक्स्ट लिख लेता हूँ जायद। तो तीसरा जो आपका आता है वो आता है जायद की फसलें, यानी जायद फसल भी होती है एक, उसको कौन कौन सी फसल उसके अंदर सम्मिलित किया जाएगा ये आपको ध्यान रखना है। तो पेपर में कभी अगर आपसे मैच करने को पूछे या कभी पूछे कि कौन सी खरीफ है, कौन सी रबी है, कौन सी जायद है, तो कंफ्यूज मत करना है, ठीक है। अब देखो इन दोनों के अलावा जिस टाइम पे खेत खाली होंगे उस टाइम पे जायद की फसल आपकी क्या की जाएगी, बोई जाएगी। यानी जायद की जो फसल है वो मार्च के आसपास बोई जाती है, जबकि जून के आसपास को काटा जाता है, ठीक है। तो इसमें लिखो मार्च के आसपास को क्या किया जाएगा, बोया जाएगा, मार्च के आसपास को बोया जाएगा, जबकि जून के आसपास को क्या कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो प्रमुख फसल आती है आपकी, मार्च के अंदर बोया जाता है, जून के अंदर काटा जाता है, तो प्रमुख फसल कौन सी आएंगी, खरबूज, तरबूज, करेला और खीरा, ठीक है। तो इसके अंदर लिख लीजिए आप खरबूज, खरबूज, तरबूज, खरबूज, तरबूज, खीरा, खीरा और करेला, खीरा और करेला, ठीक है, आदि इस टाइप का कर दो। अब देखो अगर आपसे कभी पेपर में कंफ्यूजन हो जाता है कि यार कौन सा टाइम होगा खरीफ की फसल का, कौन सा समय होगा जायद की फसल का, कौन सा समय होगा रबी की फसल का, अगर नहीं समझ में आ रहा, कुछ तो आपको याद रहेंगे बाई चांस, तो अगर आपने उस फसल को देखा होगा तो आप ये देखना कि मार्केट में किस टाइम पे वो फसल बेसिकली दिखती है। आजकल के टाइम से कंपैरिजन मत करना, वो जब नेचुरली दिखते हैं। अब आजकल तो क्या है, कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं। गोभी है जैसे ठंडियों के टाइम पे आती है, यानी अक्टूबर नवंबर के आसपास आपको गोभी दिखने को मिलेगी। अब वो कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं, आप तो ऑफ टाइम पे भी आपको जून में दिख जाएगी, आजकल दिख जाएगी, मई में दिख जाएगी, जबकि वो सीजन ही नहीं होता गोभी का, तो वो तो अलग चीज़ है। लेकिन अगर कहीं कन्फ्यूजन होता है तो ध्यान रखना कि वो फसल आपको किस टाइम पे दिख रही है, ठीक है। तो इससे भी आप लोग मतलब समझ सकते हैं। यानी अगर आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास मार्केट में दिख रही है तो मार्केट में कब आएगी, जब काट के तैयार होकर मार्केट में दिखेगी। अगर आपको उस टाइम पे नहीं दिख रही तो दूसरे सीजन की फसल है। तो ये तीन के तीन चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे, जायद की फसल, रबी की फसल और कौन सा, गेहूं की, मतलब ये जो खरीफ की फसल है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और पूछता है आपसे कि कौन सा तिलहन है, कौन सा दलहन। दलहन मतलब क्या होता है, दालें होती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। दलहन के अंदर क्या रखोगे आप, दालों को रखोगे, दालें जो होती हैं। तिलहन के अंदर ऐसे आइटम रखोगे आपको जिससे तेल बनता है, इससे अंदर क्या होता है, तेल बनता है। जैसे नारियल को किसके अंदर रख दोगे आप, तिलहन को। मूंगफली को किसके अंदर रख दोगे, तिलहन के अंदर, क्योंकि इनसे क्या बनता है, तेल बनता है। दलहन मतलब दालों वाली चीजें होती है, ठीक है। कभी कंफ्यूज मत करना, एग्जाम में अगर आपसे पूछता है तो इस चीज को आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको कुछ बताता हूँ, अनाज कौन से होते हैं, ये कौन से होता है, कई लोगों को ये भी कंफ्यूज रहता है, ठीक है। वो गेहूं, गन्ने को भी अनाज के अंदर मारेंगे। अनाज के अंदर क्या आएगा, जिसको आप लोग जनरली अपने उपभोग के लिए यूज करते हैं, यानी आप खाने के लिए यूज करते हैं, तो उसको अनाज के अंदर सम्मिलित करोगे। जैसे क्या क्या हो गया अनाज, गेहूं है, चावल है, बाजरा, ज्वार, जौ, मक्का, ये प्रमुख अनाज है। तो गेहूं, चावल, धान मत कह देना, ठीक है, एक ही चीज होता है। जौ, ज्वार, बाजरा और मक्का, ये सब के सब कौन सी चीजें हैं, अपने आप में अनाज वाली चीजें होगी, ठीक है। आदि कर दो इसको। तो गेहूं, चावल, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब के सब क्या हैं, अपने आप में अनाज के अंदर आती हैं। जबकि आपके तिलहन के अंदर, यानी जो जिससे तेल बनता है, ठीक है, तिलहन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी आपको ये चेक करना है। मूंगफली, नारियल, इस टाइप की चीज़ें तिलहन के अंदर आती हैं, ठीक है। मूंगफली, नारियल और दलहन आपको पता ही चल जाएगा। जैसे मूंगफली है, सरसों भी तिलहन के अंदर आएगा, ठीक है, सरसों, और इसके अलावा नारियल, इस टाइप की चीज़ें। अब दलहन तो बताने की ज़रूरत नहीं है, अरहर, मलका, ये सब चीज़ें दालों के अंदर, ठीक है, तिलहन के अंदर ये सम्मिलित होगी। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कई लोगों को कंफ्यूज करती है वो है नकदी फसल। वो उसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको जल्दी से नोट कीजिए। मैं आपको बताता हूँ नकदी फसल के अंदर कौन कौन सी आएंगी, ठीक है। नकदी फसल मतलब व्यापारिक फसल। व्यापारिक फसल मतलब ऐसी फसल है जिसको आप लोग कॉमर्शियल यूज के लिए यूज करते हैं, मतलब व्यापार के लिए यूज करते हैं। यानी नकदी मतलब
व्यापारिक फसल जिसको कहते हैं, ठीक है, वाणिज्यिक फसल भी कह सकते हैं इनको। तो नकदी फसल के अंदर कौन सी चीज़ें सम्मिलित होंगी, जैसे आप लोग जिसको डायरेक्टली उपभोग के लिए यूज़ नहीं करते हैं। अब चाय है, चाय को आप खाने के लिए थोड़ा यूज़ करते हो, चाय की खेती हो रही तो व्यापारिक खेती होगी चाय। ऐसा तो है नहीं कि आप चाय की खेती करके शाम को उसकी रोटी बनाओगे। कॉफ़ी की खेती करोगे, तंबाकू की खेती करोगे, रबड़ की खेती करोगे, नारियल की भी खेती करोगे, ये सब कॉमर्शियल होती है, ठीक है, नकदी फसल इसको कहते हैं। तो कभी कभी पेपर में क्या पूछ देता है कि इनमें से नकदी फसल छांटिए, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा नकदी फसल के अंदर आती हैं गन्ना, कपास, जूट। देखो गन्ना है, जैसे कपास कॉटन, ठीक है, जूट पटसन, पटसन भी है, ठीक है, यानी गन्ना, कपास, जूट। इसके अलावा कौन सा आएगा, चाय, कहवा, रबड़, तंबाकू, सब के सब। चाय, कहवा यानी कॉफी, रबड़, तंबाकू टोबैको, इसके अलावा नील वगैरह की खेती होती थी पहले, वो सब के अंदर क्या आएंगी, नकदी फसल। अब ये ध्यान रखना, पेपर में पूछता है आपसे नकदी फसल कौन सी है। नकदी मतलब व्यापारिक फसल। अगर दिमाग लगाना है वहाँ पे, यार इस चीज़ को हम डायरेक्टली खाने के लिए थोड़ा ना यूज़ करते हैं, ये तो व्यापारिक फसलें हैं। और तंबाकू है, तंबाकू क्या अनाज है, खुद सोचिए, तंबाकू कहीं से कहीं तक अनाज नहीं है, वो नकदी या व्यापारिक फसल के अंदर उसको कैटेगराइज किया गया है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे चाय है, कहवा है, यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, चाय है, कहवा है, रबड़ और तंबाकू, ये जो चार के चार फसल हैं इनको बागानी फसल भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि बागान में होते हैं तो इन्हीं का नाम बागानी फसल भी है। वैसे सब के सब नगदी हैं, बागानी फसल भी हुई है ये लोग, ये ठीक है। जबकि कपास और जूट को रेशेदार फसल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें रेशे होते हैं ना, रेशेदार, कॉटन वगैरह रेशेदार भी कहते हैं इनको, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग, कौन सी नकदी फसल है, कौन से अनाज है, कौन से तिलहन है। साथ ही साथ कुछ मसाले भी हैं। मसाले आपको पता ही, इलायची मसाले के अंदर आ जाएगा, काली मिर्च आ जाएगा, हल्दी आ जाएगा, काजू भी आ जाएगा, ठीक है। वो सब छोड़ दीजिए, उतना आपसे नहीं पूछेगा। मसाले के अंदर हल्दी, काजू, इसके अलावा आप क्या रख सकते हैं, काली मिर्च रख सकते हैं। ये सब के सब किसके अंदर आएगा, हल्दी, काजू, काली मिर्च मसाले के अंदर आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमने 1 बाय 1 देखना है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है। तो पहला हेडिंग आपने लिखना है गेहूं। क्या लिखना है, गेहूं लिखना है, ठीक है। गेहूं, बेसिकली गेहूं का क्या होता है मैं आपको सिंपल से बताता हूं। मैं हल्का सा आपको इसका टेम्परेचर का आइडिया दे दूंगा और बारिश का आइडिया दे दूंगा कि इसको कितना पानी चाहिए, मतलब कितनी वर्षा होनी चाहिए कि उस इलाके में गेहूं की फसल हो जाए। तो आपको वो टेम्परेचर और बारिश नहीं पकड़नी है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि यार हाँ, इस इलाके में भारत में इतनी वर्षा होती है तो यहाँ गेहूँ के लिए उपयुक्त कंडीशन है, यानी कंडीशन मैच करती है। तो गेहूँ के लिए ध्यान रखना, लगभग जब बोया जाता है, यानी गेहूँ की खेती जब होती है, 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड उसका तापमान चाहिए, 15 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होना चाहिए। कब, बोते टाइम। जबकि जब इसको काटा जाता है, यानी इस फसल को काटा जाएगा, तो लगभग 21 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए। ये तो बोते टाइम हो गया और ये काटते टाइम हो गया। अब आपको ये पढ़ना नहीं है, आपको खाली समझना है। मैं आपको देखो, मैंने कब बताया था, गेहूं की फसल सामान्यतः भारत में अक्टूबर से नवंबर के माह में होती है। तो उस टाइम भारत में, उत्तरी भारत में खासकर टेम्परेचर कम रहता है, और भारत में जो अधिकांश गेहूं की खेती होती है नॉर्दर्न इंडिया में होती है। यानी जो ये वाली बेल्ट है ना आपकी, ये पंजाब से लेके ये इस प्रकार से जो बेल्ट फैली है, ये भारत में अधिकांश गेहूं की खेती करता है। तो ये वाला जो पोर्शन है भारत का, यहाँ कहीं गेहूँ ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है, ये वाले पोर्शन में आपको गेहूँ ज़्यादा मिलेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, तो जब ये अक्टूबर नवंबर के आसपास बोई जाएगी तो टेम्परेचर इन इलाकों में कम होता है, खुद सोचिए। और जब ये काटा जाता है मार्च अप्रैल में धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगती है, तो यहाँ का टेम्परेचर काटते टाइम थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा, तो फसल अच्छी खासी तैयार हो जाएगी। इसी दौरान यहाँ बारिश की जो है बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। यानी आप अगर ये कहोगे कि गेहूँ की फसल के लिए बहुत बारिश चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। खुद दिमाग लगाओ, बोते टाइम इतना टेम्परेचर और बो कब रहे हैं, अक्टूबर नवंबर, और अक्टूबर नवंबर के महीने में बारिश कहाँ ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा तो होती नहीं है। तो कम बारिश में भी ये फसल हो सकती है। तो 50 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, मतलब सेंटीमीटर के आसपास वार्षिक वर्षा इसके लिए होनी चाहिए। 50 से 75 सेंटीमीटर मतलब बारिश होनी चाहिए, ठीक है। इतनी बारिश के आसपास ये फसल हो जाती है। और इसके लिए जो खास मृदा है, यानी मिट्टी, जो जलोढ़ मृदा है ना, उसी के अंदर एक दोमट मृदा पाई जाती है। थोड़ा सा वो चिकनी टाइप की, थोड़े मोटे मोटे रवे टाइप के होंगे उसमें। तो एक प्रकार की दोमट मृदा में ये होती है, ठीक है, दोमट मृदा में इसकी क्या होती है, खेती होती है। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछता है भारत की किन राज्यों में सर्वाधिक होता है, तो कॉमन सेंस से देखिए,
अगर गेहूं है, गेहूं इस बेल्ट में हो रहा है ज़्यादा, तो ये कौन सा इलाका है? यूपी। सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन यूपी में होता है। उससे थोड़ा सा कम इसी के पास पंजाब, पर्याप्त यहाँ पे किसानों के पास गेहूं की खेती होती है, और हरियाणा। ठीक है, इन राज्यों में भारत में सर्वाधिक क्या देखने को मिलेगा? आप लोगों को गेहूं का उत्पादन देखने का मिलेगा, यूपी, पंजाब और हरियाणा। अब देखिए, आप ये मत कहना कि सर ये तो हम समझ ही गए, यूपी पंजाब ये ज़्यादा मत फैलाना है। ठीक है, यूपी का इलाका इतने तक है, तो बेसिकली इस बेल्ट में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, यूपी पंजाब और हरियाणा का इलाका है। अब देखिए, यहाँ बहुत ज़्यादा तापमान भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, बहुत बारिश भी नहीं है, मिट्टी भी ठीक ठाक मिलती है। तो ये इलाका भारत का सर्वाधिक गेहूं संपन्न राज्य है। तो आप लोग देखना, कभी भी नोट करना, अगर अखबारों में भी देखोगे और कभी एग्जाम में भी आएगा, तो गेहूं सर्वाधिक अगर आपको कहीं दिखेगा तो इस वाली बेल्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला हो गया गेहूं। दूसरा आपने लिखना है चावल। अब चावल की खेती भी इसी प्रकार से, चावल के लिए क्या होता है कि थोड़ा सा पानी ज़्यादा चाहिए, यानी अच्छी खासी बारिश होनी चाहिए। तभी तो आप लोगों ने देखा होगा, कुमाऊं के इलाके हैं या गढ़वाल के इलाके हैं, चावल के लिए रुपाई होती है। वहाँ पे रोपाई आप लोगों ने सुना होगा, रोपाई वगैरह लगाते हैं, क्योंकि वहाँ क्या होता है कि पानी पहले जो पर्टिकुलर खेत होता है उसको पूरा गीला किया जाता है, यानी इसमें बहुत अच्छी खासी मात्रा में पानी हमें मतलब चाहिए उस मिट्टी में या उस खेत में। उसके बाद हम किसी एक पर्टिकुलर जगह रोप के दूसरी जगह उसको लगाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ पानी की वजह से भी होता है, एक उसका कारण है। ठीक है, तो दूसरा आपका जो चावल आता है, चावल के लिए क्या होगा, कॉमन सेंस से ऐसे लगाना है। बोया कब जाता है, दिमाग में लगाओ, जुलाई के आसपास। जुलाई के आसपास यहाँ क्या होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो अच्छी खासी बारिश चाहिए, और तापमान जुलाई में बारिश की वजह से थोड़ा कम होता है। गर्मी का टाइम है लेकिन बारिश की वजह से टेम्परेचर गिर जाता है, ये तो आप लोग सब मानते हैं। तो तापमान तो बोते टाइम बहुत अधिक नहीं चाहिए, लेकिन काटते समय अच्छा खासा टेम्परेचर हो जाता है। तो 10 से 21 डिग्री आसपास, 10 से 20 डिग्री के आसपास टेम्परेचर का क्या होना चाहिए, बोते समय होना चाहिए इसका। ठीक है, जबकि इसको जब काटोगे कब, अक्टूबर के आसपास देखो धूप पड़ती है, अच्छी खासी मात्रा में धूप पड़ती है, बट गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं होती। सुबह शाम ठंड होती है, दिन में हल्का सा गर्म होता है, क्योंकि नवंबर दिसंबर आते आते ठंड बढ़ जाती है। अक्टूबर में क्या होता है, गर्म तो होता ही है। ठीक है, बारिश भले ही ना हो, सुबह शाम मतलब ठंड भले ही हो, लेकिन गर्मी दिन में रहती है। तो इसके जो फसल पकती है उसमें थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है, लगभग 35 से 37 डिग्री के आसपास आपको यहाँ पे टेम्परेचर देखने को मिलेगा। कब, काटते समय। अब ये ठीक हो गया। अब लेकिन मैंने क्या कहा, ये फसल बोई कब जाती है, लगभग जुलाई के आसपास। उस समय अच्छी खासी मात्रा में बारिश होती है, तो इसको क्या चाहिए, अच्छा खासा पानी चाहिए होता है। तो इसके लिए लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर क्या चाहिए, वर्षा चाहिए। 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। ठीक, अब आपको इतना तो खाली मैंने ऐसे डिटेल से बताया, इतना समझाया, लेकिन आपका जो पेपर में क्वेश्चन पूछता है किन राज्यों में भारत में चावल की खेती होती है, तो जो प्रमुख राज्य हैं वेस्ट बंगाल, यूपी और आंध्र प्रदेश। ठीक है, वेस्ट बंगाल, यूपी और आंध्र प्रदेश। जो भी राज्य बेसिकली बहुत अच्छी खासी मात्रा में इस टाइम पे पानी पर्याप्त मतलब पाएंगे, वेस्ट बंगाल, आप लोगों ने याद रखना कि ये तो टॉप मोस्ट स्टेट है और ये चेंज होते रहते हैं डेटा। ठीक है, आज से अगर आप 2 साल बाद वीडियो देख रहे हैं, 1.5 महीने बाद, 2.5 महीने बाद, 1.5-2 महीने में तो, लेकिन 2 साल 5 साल बाद अगर वीडियो देख रहे हैं तो उसमें चेंजेस हो गए होंगे, क्योंकि डेटा चेंज होते रहते हैं। अब देखिए, ये पूरा का पूरा इलाका, यहाँ का इलाका जो है गंगा नदी के और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टाई क्षेत्र है, और यहाँ बंगाल की खाड़ी है, तो पानी भूमि में ऑलरेडी वहाँ पे नमी रहती है। इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश का इलाका है, ये गोदावरी, कावेरी, जो कृष्णा वगैरह नदियां हैं, इसके कारण यहाँ अच्छा खासा पानी मिल जाता है। और जहां पानी की पर्याप्तता होगी वहां स्वाभाविक सी बात है, कौन सी हो सकती है, चावल की खेती। अब आप कहोगे सर यूपी कैसे, यूपी में बहुत बड़ा मैदान जो है अपने आप में क्या है, गंगा का मैदान, यानी उत्तरी गंगा का मैदान है। तो ये चावल की बेल्ट है, आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ये वाली बेल्ट चावल की, ये वाली बेल्ट भी चावल की आपको देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि तमिलनाडु का इलाका और उसके अलावा जो आंध्र प्रदेश का तटीय इलाका है, ये थोड़ा सा आप लोग ऐसे दिखाना है। ठीक है, ये वाली बेल्ट इस प्रकार से चावल की बेल्ट है ये भी, यानी जो तमिलनाडु है, कर्नाटका है, ये आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, महानदी उड़ीसा का ये वाला बेल्ट है जो तट से लगा हुआ है, यहाँ अच्छी खासी मात्रा में क्या होता है, चावल होता है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा आता है वो आता है बाजरा। ठीक है, बाजरा भी देख लीजिए। बाद जो अगला आपका आता है वो लिख लीजिए आप लोग, बाजरा। ठीक है, अब आता है बाजरा। बाजरा भी कौन सी फसल है, कहाँ होती है, ये हम लोगों ने देखना है। तो बाजरा नेक्स्ट लिखना है आपने, क्या लिखोगे, बाजरा, बाजरा की फसल। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, देख लीजिए, इसको हटा दिया।
ये आप लोगों के समझने के लिए है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। अब आता है आपका थर्ड बाजरा। बाजरा के लिए क्या है, जो टेम्परेचर है लगभग 25 से 35 डिग्री चाहिए आपको। ये टेम्परेचर मत रटने में लगे रहना है, ठीक है। एक मोटा मोटा आइडिया लगाना है आपको, इसको याद नहीं करना है ये टेम्परेचर कितना है, बारिश कितनी है, सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए है। जबकि इसके लिए बारिश बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, 40 से 50 सेंटीमीटर के इलाके में जहाँ बारिश होगी। अब बताइए टेम्परेचर का इतना है 35 डिग्री के आसपास, बारिश बहुत कम हो रही है जिन इलाकों में, वहाँ इसकी फसल हो रही है, तो कॉमन सेंस से लगाइए इतनी कम बारिश किन इलाकों में होगी, ये शुष्क इलाकों में होगी, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, इसके अलावा महाराष्ट्र है, वहाँ ये होती है, ठीक है। राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, ये सब चीज़ें देख लो। बाजरा की खेती जो होती है इस बेल्ट में होती है। ये राजस्थान का इलाका है, ये यहाँ से यूपी को टच करेगा, इस प्रकार से ये वाला इलाका जो है बाजरा के लिए हो गया। यानी बाजरा की खेती आपको बेसिकली यहाँ देखने को मिलेगी, इस वाले बेल्ट पे। अब यहाँ देखो ये क्या है, राजस्थान का इलाका, यहाँ कौन सा टच करेगा, यूपी का वेस्ट यूपी, यहाँ कौन सा टच करेगा, गुजरात, यहाँ कौन सा हल्का सा एमएच। तो इन इलाकों में आपको बाजरा की खेती देखने को मिलेगी। तो अब ये बाजरा की जो खेती है इसमें पहला फर्स्ट स्टेट कौन सा सर्वाधिक, अब ये डेटा अलग अलग है, ठीक है। गुजरात भी मिला मुझे कहीं पहला और कहीं राजस्थान मिला। तो आप एक काम कीजिए, इसको इस क्रम पे लिखिए, पहला राजस्थान, दूसरा यूपी, तीसरा महाराष्ट्र, ठीक है। ब्रैकेट में आपको क्या करना है, गुजरात फर्स्ट, अगर गुजरात आएगा तो गुजरात कर देना, ठीक है। गुजरात फर्स्ट, ये डेटा चेंज होते रहता है, पहले इसकी ओर जाना अगर दोनों आएंगे तो। अब आप लोग अपडेट करना, कहीं रिसेंट जो अपडेट कहीं दिखता है आपको तो उसमें चेक करना है, ठीक है। ये अब इसमें भी गुजरात भी फर्स्ट हो सकता है, राजस्थान भी। ये डेटा एग्जैक्टली 2019-20 का तक तो मुझे मिला, 21 का नहीं मिल पाया, तो ये आगे पीछे हो सकता है। तो आप फिलहाल राजस्थान करना है, ठीक है। ये वाली सीरीज ब्रैकेट में गुजरात फर्स्ट कर देना, तो बाजरा की ये होगी, ठीक है। बाजरा के बाद जो आता है आपका वो आता है ज्वार, ठीक है, फीवर। ज्वार की खेती, अगला क्या आएगा आपका, ज्वार की खेती, ठीक है। ज्वार की खेती को भी इसी प्रकार से हम लोग समझेंगे। तो आप लोग गेहूं की बेल्ट समझ गए भारत में, आप लोग चावल की बेल्ट समझ गए, ये पूरी बेल्ट चावल की है, ठीक है। ये वाली जो बेल्ट है ये भारत में पूरी चावल की बेल्ट है, ये बेल्ट भारत की पूरी गेहूं की बेल्ट है, और ये वाली जो बेल्ट है ज्वार, इस इलाके में आपको देखने को मिलेगा ना, सॉरी बाजरा। अगला आता है आपका ज्वार। ज्वार भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए इसके लिए, और ये जो काली मिट्टी के आसपास ये हो जाता है, यानी मतलब काली दोमट मिट्टी, ठीक है। तो ज्वार के लिए भी बहुत अधिक बारिश नहीं चाहिए, बहुत टेम्परेचर नीचे 10 से 15 डिग्री के आसपास टेम्परेचर, 75 से 100 सेंटीमीटर के आसपास बारिश, 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर, और 75 से 100 सेंटीमीटर के आसपास बारिश है, वर्षा। अब आपको ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, कहाँ आखिर ये बारिश, ये मतलब ज्वार की खेती होती है, और इसके लिए जो बेसिकली मृदा होती है काले कलर की दोमट होगी, काली दोमट। ये काली मृदा नहीं है, ठीक है, काली दोमट लिखा है मैंने, इस प्रकार की इसके लिए मृदा चाहिए। अभी किस इलाके में होगी आपकी, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के इलाके में होती है। यानी ये जो बेल्ट है, ये जो बेल्ट है, ये वाली जो बेल्ट है, तो ये एमपी को भी टच कर लेगा। यानी महाराष्ट्र पहला, सबसे आगे लिखो महाराष्ट्र, दूसरा लिखो कर्नाटक, और तीसरा लिखो एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ आपको इस बेल्ट में आपको ये कौन सी देखने को मिलेगी, भारत में ज्वार की खेती देखने को मिलेगी, ठीक है। ज्वार की खेती इस प्रकार से आपने लिखना है। ज्वार के बाद आता है जौ। जौ आपने देखे होंगे, अभी पहाड़ी इलाकों में हम लोगों के वहाँ भी इलाके में भी होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करते, छोटे छोटे बर्तनों में जौ लगा देते हैं। तो जौ की खेती जो होती है वो सर्वाधिक यूपी, राजस्थान और बिहार के बेल्ट में होती है। बाकी कुछ नहीं पढ़ना है इसके बारे में आपको, यूपी, बिहार और राजस्थान के बेल्ट में, ठीक है। तो जौ कहाँ कहाँ दिखोगे, पहला लिख लो यूपी, राजस्थान और बिहार, इस प्रकार से यूपी, राजस्थान और बिहार में आपकी क्या होती है, जौ की खेती होती है। यानी ये बेल्ट है जौ की, ये वाली जो बेल्ट है, ये यहाँ से राजस्थान, ये यूपी का और ये बिहार का इलाका, ठीक है। यहाँ इस वाले बेल्ट में आपको जौ की खेती क्या करनी है, दिखानी है। तो आप खुद सोचिए, ये बेल्ट किसकी दिखाई आपने, चावल की, ये किसकी दिखाई, गेहूं की, यहाँ आपने कौन सा दिखाया, बाजरा, यहाँ आपने जौ, यहाँ पे आपने कौन सा दिखा दिया, इसके अलावा मतलब जौ दिखा दिया, और यहाँ आपने नीचे ज्वार दिखाया था, ठीक है। जौ की खेती ये होगी। जौ के बाद जो अगला आता है वो आता है आपका कपास, कॉटन जिसको आप लोग कहते हैं, कपास, ये इंपॉर्टेंट रखना है, ठीक है। कपास का उत्पादन जो होता है दक्षिण भारत के राज्यों में होता है, जहां बारिश और टेम्परेचर बहुत अधिक तो नहीं चाहिए, यानी मतलब फसल बोते टाइम, ठीक है, तो बहुत अधिक तो नहीं चाहिए। 21 से 30 डिग्री के आसपास यहाँ टेम्परेचर होना चाहिए, 21 से 30 डिग्री। अभी भी कह रहा हूँ टेम्परेचर मत याद करने में लगे रहना, ठीक है, नहीं बारिश की मात्रा याद करनी है, वो बस सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है। तो 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास बारिश चाहिए,
50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास वार्षिक वर्षा। तो कपास जो होगा, कॉटन जिसको बोलते हैं, ये होती है बेसिकली रेगुर यानी काली मिट्टी में। तो ये इंपोर्टेंट कर देना, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उत्तरदायी है, काली मिट्टी। और मैंने आपको ये काली मिट्टी पढ़ाया था मृदा के बारे में, इसको रेगुर भी बोलते हैं। और खुद याद कीजिए काली मिट्टी का कौन सा क्षेत्र था, ये पूरा बेल्ट जो है काली मिट्टी का था। अगर काली मिट्टी का ये क्षेत्र था तो कपास की खेती भी इसी क्षेत्र में होगी, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का इलाका आएगा। ठीक है, तो कहाँ होती है सर्वाधिक, महाराष्ट्र, इसके अलावा गुजरात, साथ ही साथ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश भारत की, यानी दक्षिण भारतीय राज्यों की क्या है, ये फसल है, कौन सी, कपास। ठीक है, तो कहाँ का लिखा, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश पहले करना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु करना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, तो ये जो पूरा इलाका है, ये जो पूरी बेल्ट है, यहाँ आपकी कपास की खेती होती है यानी कॉटन की। ये जो पूरी बेल्ट है, यानी इस प्रकार से जो बेल्ट दिखी आपको ये, और कुछ इलाका आपका ये इस प्रकार से आपको दिखेगी। अब ये कर्नाटक का इलाका छोड़ देना बीच में, तो सर्वाधिक टॉप के इलाके जो हैं वो महाराष्ट्र, यहाँ से गुजरात, यहाँ आपका तमिलनाडु, ये वाला इलाका स्किप कर देना, तमिलनाडु, और ये वाला गुजरात का, मतलब ये आंध्र प्रदेश का। तो इस बेल्ट में आपको क्या देखने को मिलेगी, बेसिकली कपास यानी कॉटन की खेती देखने को मिलती है। ठीक है, कॉटन के बाद, कपास के बाद जो नेक्स्ट आता हुआ था जूट। जूट के लिए भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए, लगभग 26 डिग्री 30 डिग्री के आसपास की खेती होती है। बारिश लेकिन ठीक ठाक चाहिए जूट के लिए, ठीक है, पटसन जिसको बोलते हैं, जूट। ठीक है, और भारत में पहले क्या होता था कि जूट सर्वाधिक इस बेल्ट में होता है, वेस्ट बंगाल, और विश्व में लगभग मोस्ट ऑफ द जो जूट होता है वो बांग्लादेश में होता है। भारत के विभाजन के बाद भारत को बहुत नुकसान हुआ, मतलब सॉरी, ये जब पाकिस्तान, ये भारत का विभाजन हुआ, क्योंकि भारत के विभाजन के बाद बांग्लादेश जैसे अलग हो गया, क्योंकि पाकिस्तान का हिस्सा था तो बांग्लादेश अलग हुआ, तो जूट का जो प्रमुख क्षेत्र था वो चला गया बांग्लादेश के पास, और जो फैक्ट्रियाँ थी वो रहेगी भारत के पास। अब जूट जहाँ हो रहा था वो है बांग्लादेश के पास, फैक्ट्रियाँ हैं भारत के पास, क्या करता बताओ भारत। तो जूट की वजह से भारत को बहुत नुकसान हुआ। ठीक है, जूट लिख लीजिए अगला। जूट जो है अपने आप में ये 26 डिग्री और 150 सेंटीमीटर, लगभग 26 डिग्री टेम्परेचर 150 सेंटीमीटर बारिश। ठीक है, 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए। मिट्टी कौन सी होगी इसकी, जलोढ़, जलोढ़ मिट्टा। और ये जो इलाका है भारत में सर्वाधिक संपन्न है किसके लिए, जूट उत्पादन के लिए। तो इसमें लिख लीजिए वेस्ट बंगाल, बिहार और असम, ये इंपोर्टेंट कर देना। ठीक है, वेस्ट बंगाल, बिहार और असम, सर्वाधिक वेस्ट बंगाल में होता है, ध्यान रखना, बिहार व असम, यानी अपने आप में पूर्वी भारत की ओर होता है। ठीक है, जूट यहाँ नहीं मिलेगा आपको, इस बेल्ट में आपको जूट देखने को मिलेगा। ठीक है, जूट हो गया। जूट के बाद जो अगला आता है वो आता है गन्ना, फिर तंबाकू। तो गन्ना लिखो अगला, गन्ना उत्पादन के लिए 20 से 26 डिग्री और 150 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, लगभग इसी प्रकार का है, 20 से 26 डिग्री के आसपास टेम्परेचर। ये कुछ ही नहीं पढ़ोगे, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने ऐसे लिखा रखा है कि आपके आइडिया आ जाए कि हाँ कितना पानी चाहिए, नहीं कितना टेम्परेचर चाहिए उगाने के लिए। तो इसकी जो खेती होती है वो लगभग एक प्रकार की दोमट मृदा में ही होती है, यानी जलोढ़ का ही हिस्सा है। गहरी दोमट लिख दो इसको, गहरी दोमट। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित है, यानी गन्ने की खेती जो सर्वाधिक होती है वो कौन से इलाके में होगी, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के इलाके में। तो यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक के इलाके में ये होती है, टॉप 3 है। ठीक है, यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो सर्वाधिक ही आपसे पूछता है, 3 मत याद करने में लगे रहना। आपका वनडे एग्जाम है, मैं समझ रहा हूँ, वनडे एग्जाम में पहला ही पूछेगा। बाई चांस अगर कभी पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक होता है, तो निम्नलिखित में कहने में हो सकता है पहले वाले का नाम ही ना हो, तो मैंने इसलिए 3 लिखा रखे हैं और आपको आइडिया दे दिया कि किस इलाके में आपको कौन सा मिलेगा। ठीक है, गन्ना के बाद जो अगला आता है वो आता है तंबाकू। तंबाकू की खेती कहाँ होती है, टोबैको सर्वाधिक गुजरात, वैसे मतलब लगता है कि अभी रिसेंट डेटा के हिसाब से गुजरात है। तंबाकू की जो टोबैको है उसकी खेती के लिए भी 50 सेंटीमीटर के आसपास बारिश चाहिए, और टेम्परेचर भी बहुत, मतलब कम भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। तो तंबाकू की खेती जब होगी तो गर्म होना चाहिए, यानी आपका ऐसा नहीं कि बहुत ठंडा है, तो ठीक ठाक टेम्परेचर देखो 40 डिग्री के आसपास, और बारिश भी जो है अच्छी खासी, मतलब नहीं चाहिए लेकिन बारिश कम चाहिए। तो बारिश कम होगी तो टेम्परेचर खुद ही ज़्यादा होगा, खुद सोच लीजिए, 50 सेंटीमीटर के आसपास को बारिश चाहिए। और ये जो होगा ये अपने आप में गुजरात, आंध्रा, बिहार और महाराष्ट्र के इलाके में बहुत ज़्यादा होता है, यानी गुजरात, आंध्रा, बिहार और महाराष्ट्र का इसका प्रमुख है। ठीक है, तो कौन कौन सा होगा, गुजरात, आंध्र प्रदेश,
महाराष्ट्र MH, ठीक है। इन इलाकों में सर्वाधिक होता है। और इसके अलावा जो ये मतलब खेती है इसकी मतलब गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार और गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र कर दीजिए इसको तंबाकू के लिए, बिहार और महाराष्ट्र, ठीक है। ये जो इलाका है यहाँ सर्वाधिक क्या होता है अपने आप में टोबैको होता है। तो ध्यान रखना है इस चीज़ को, यहाँ सर्वाधिक क्या होता है टोबैको होता है। अब एक चीज़ और याद रखना है आपको, ये जो टोबैको है यानी तंबाकू है ये बलुई दोमट मृदा में होता है, यानी बलुआ टाइप का होगा नीचे और दोमट मृदा होगी, ठीक है। कहाँ होगी ये, बलुई दोमट मृदा में। अब देखना कई लोग अभी परेशान होने लगे होंगे, आपको क्या करना है, कहाँ सर्वाधिक होता है ये पढ़ जाना, बस इससे काम बन जाएगा आपका। ये सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है। अब कुछ और बचे हैं इंपोर्टेंट, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो चाय लिखो, एक कहवा लिखो, कहाँ सर्वाधिक होता है, ये बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना क्या, चाय और कहवा, कॉफ़ी। चाय जो है भारत में सर्वाधिक जो होता है चाय की खेती वो होती है अपने आप में असम, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के इलाकों में। असम का सदिया बहुत फेमस है चाय के लिए। कभी अगर आपसे पूछता है असम का सदिया क्यों जाना जाता है चाय के लिए। वेस्ट बंगाल का आपने दार्जिलिंग नाम सुना होगा, दार्जिलिंग की चाय कहते हैं ना। इसके अलावा तमिलनाडु में भी चाय की खेती होती है, जबकि कहवा यानी कॉफ़ी की जो खेती होती है वो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में होती है। यानी जो ये पूरी बेल्ट है, ये वाली बेल्ट होती है कॉफ़ी के लिए, यानी कर्नाटक, तमिलनाडु व केरला में आपको क्या देखने को मिलेगा, कहवा देखने को मिलेगा। जबकि इस वाले बेल्ट में आपको क्या देखने को मिलेगी, बेसिकली भारत में चाय देखने को मिलेगी, ठीक है। ये दोनों ही याद रखना, चाय और कहवा। ये क्या होता है, चाय जो होती है ढालू भूमि पर होती है, यानी एक प्रकार की ढलान होनी चाहिए, क्योंकि इसके छोटे छोटे पेड़ होते हैं, वो पानी अगर उस पर रहेगा तो सड़ जाते हैं। नमी होनी चाहिए बट उसके लिए ढाल होनी चाहिए ताकि पानी उस पर मतलब रुके ना। तभी आपने देखा होगा चाय वगैरह के जो होते हैं बाग वो ढलान वाले होते हैं, इसीलिए होते हैं क्योंकि उसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। पानी रुकेगा तो पेड़ सड़ जाएंगे ज़्यादा पानी से, ठीक है। तो इसमें लिखता है ढलुआ भूमि पे, ढलान वाली भूमि पे, ढलुआ भूमि चाहिए इसके लिए। और इसके लिए जो पानी है यानी वर्षा है वो भी अच्छी खासी मात्रा में होनी चाहिए, कम बारिश वाले इलाके में नहीं होगा। 150 से 375 सेंटीमीटर क्या चाहिए इसकी बारिश चाहिए, वार्षिक बारिश, यानी उच्च बारिश वाले क्षेत्रों में होगा जहां वर्षा अच्छी खासी होगी। और टेम्परेचर भी उसके लिए ठीक ठाक चाहिए, 24 से 30 डिग्री इसका क्या है टेम्परेचर है। जबकि कहवा जो है वो अपने आप में कितनी मतलब बारिश होती है उसके लिए 150 से 200 सेंटीमीटर के आसपास वार्षिक वर्षा, मतलब वर्षा जब होगा, ठीक है। 150 से 200 सेंटीमीटर के आसपास इसके लिए क्या चाहिए आपको, बारिश चाहिए। और साथ ही साथ टेम्परेचर भी उतना मतलब जब बोते हैं 15 से 20 डिग्री के आसपास इसका टेम्परेचर होना चाहिए कहवा के लिए, ठीक है। तो कॉफ़ी के कहाँ होते हैं, चाय के कहाँ होते हैं, ये आपको समझ में आ गया। दो और लिखो, रबड़ और चना, ये भी इंपॉर्टेंट कर देना। रबर कहाँ होता है सर्वाधिक और चने की खेती कहाँ होती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। रबर व चना, इनको भी लिखना है, ठीक है। रबर जो है ये क्या है, बहुत उच्च बारिश वाले क्षेत्रों में और अच्छा खासा इसके लिए तापमान चाहिए। अब आप यकीन करो 300 से 400 सेंटीमीटर तक यहाँ क्या चाहिए, बारिश चाहिए, तभी रबड़ की खेती होगी। और ये भारत में केरला वगैरह के इलाके में जो भूमध्य रेखा के आसपास है वहीं इतनी बारिश हो सकती है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो इवेपोरेशन होगा, वाष्पीकरण होगा, हवा ऊपर बादल बनेंगे और बारिश होगी। तो रबड़ जो होगा उच्च बरसात वाले क्षेत्रों में होगा, हमेशा ध्यान रखना। दूसरा, इसके लिए जो मृदा है वो लैटेराइट मृदा बहुत जरूरी है, या कभी कभी आप लोग सूक्ष्म जलोढ़ मृदा भी कह सकते हैं, वहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो लैटेराइट ये सब पढ़ाया था मैंने, और या सूक्ष्म जलोढ़ मृदा, सूक्ष्म छोटे छोटे जलोढ़ दोमट मृदा लिख दो इसको, दोमट मृदा में इसकी खेती होती है। और जो रबड़ है, रबड़ का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के बेल्ट में होता है। तो यहाँ जो होता है रबड़ होता है, ठीक है। कहाँ होगा सर्वाधिक, केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक, क्योंकि उच्च बरसात वाले क्षेत्रों में ही ये हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसी प्रकार से जो चना है, चने के लिए जो होता है दोमट मिट्टी MP, UP, राजस्थान, क्योंकि चना तो आपको एक प्रकार का दलहन के हिसाब से समझ लीजिए। ये वाला चना होता है सर्वाधिक MP, UP, राजस्थान में, ठीक है। और चने के लिए आपको बहुत ज़्यादा बारिश की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी की भी नहीं है। 40 से 50 सेंटीमीटर बारिश, कम बरसात वाली, 50 सेंटीमीटर के आसपास बारिश चाहिए। और टेम्परेचर भी उतना ज़्यादा नहीं चाहिए, 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर लिख दो, 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर, ये ठीक है चना। अब अन्य फसल के अंदर आपकी लास्ट की 3-4 फसलें बनती हैं, मूंगफली, सरसों, नारियल, मसाले, दालें। आपको सिर्फ ये देखना है कि ये फसल कहाँ कहाँ होता है, बाकी कुछ नहीं पढ़ेंगे इसके अंदर हम, ठीक है। सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक लिखो, मूंगफली,
ये कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? ये होता है आपका आंध्र प्रदेश, गुजरात और बिहार। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश, गुजरात और बिहार। ब्रैकेट में लिखो गुजरात फर्स्ट, क्योंकि इसमें भी कंफ्यूजन है। इसका भी रिसेंट डेटा आपको मिलेगा जिस दिन, उस दिन लिख लेना, ठीक है। ये भी आपका, ये दोनों अलग अलग जगह अलग अलग डेटा मिला मुझे, तो आप एक ही ऑप्शन दिखेगा आपको पेपर में, ठीक है। गुजरात या फर्स्ट होगा या आंध्र होगा, एक ही चीज़ आता है आपका। सरसों लिखो, राजस्थान और यूपी में सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक सरसों कहाँ होता है? राजस्थान और यूपी में, इन दो राज्यों में सर्वाधिक सरसों देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से नारियल लिखो, केरल और तमिलनाडु। नारियल दक्षिण भारत के इलाकों में होता है, ठीक है। आप लोगों ने सुना भी होगा केरला वगैरह में बहुत नारियल होता है। केरल व तमिलनाडु में नारियल। नारियल के अलावा अगला लिखना है मसाले। मसालों में भी साउथ इंडिया बहुत फेमस है। मसाले में सर्वाधिक कौन सा है? केरला है, ठीक है। केरल बहुत स्पाइसी स्टेट ऑफ इंडिया कहलाता है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये सब साउथ के हैं, ठीक है। इसी प्रकार से दालें आप लोगों ने लिखनी, दलहन दालें। इसके दो डेटा हैं, एक तो यूपी बता रहा है, एक एमपी बता रहा है। आपको दोनों दिखेगा तो एमपी की ओर जाना, लेकिन रिसेंट डेटा यूपी, राजस्थान और एमपी का आ रहा है, ठीक है। यूपी, राजस्थान और एमपी, ये सीरीज भी है। अगर ये नहीं मिलेगा तो आपको एमपी की ओर सबसे पहले जाना है, ठीक है। एमपी की ओर भी आप लोग जा सकते हैं, एमपी यूपी कर देना सेकंड में। एमपी यूपी दोनों में कंफ्यूजन वाले हैं जो इस प्रकार से लिखे हैं। हल्दी लिख लो आंध्र प्रदेश, तिलहन लिख लो गुजरात। लास्ट दो लिख लो, हल्दी आंध्र प्रदेश, तिलहन गुजरात, ठीक है। तिल वगैरह जो होता है, हल्दी सर्वाधिक कहाँ होती है? आंध्र प्रदेश में। और तिलहन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? गुजरात में। भारत में तिलहन का सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य। ये आप लोगों को क्या करना है? ध्यान रखना है। गुजरात के साथ एमपी लिख दो, बिहार लिख दो, बस आपका ये एंड हो गया, ठीक है। एमपी और बिहार, ये हो गया, ठीक है। ये थी आपकी भारत की प्रमुख फसल और उसके उत्पादक राज्य। अब इसको ना ऐसे मत समझना कि सर ने 3-3, 4-4 लिखा रखे हैं। आपको एक मोटा आइडिया होना चाहिए। कभी कभी पहला ऑप्शन नहीं देखिए, दूसरा होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, यार कौन सा टिक करें, या कभी कभी पहले ऑप्शन को गायब करके तीसरा ऑप्शन देते, तो एक मोटा आइडिया पता चल जाएगा किस बेल्ट में सर्वाधिक उत्पादन होता है। एक दो बार अगर आप इसको विजुअलाइज करोगे मैप के माध्यम से, उसको ट्रेस करोगे, तो आपके दिमाग में आ जाएगा। टेम्परेचर और बरसात सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए। अब रबर पता चल गया, हाई बरसात वाले इलाके में दिख रहा है साफ साफ, हाई टेम्परेचर के इलाके में, तो आप आइडिया लगा सकते हो कहाँ ऐसी चीज़ें पाई जा सकती हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।